नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली वायलेंस के बाद पीड़ितों से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को उन्हीं के घर पर हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी टिप्पणी जारी की है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी सांसद चंद्रशेखर आजाद की जुबानी। वो आप किसी और पे लगा रहे और फिर लाठीचार्ज हो रहा है। 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी। हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा। जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। हमारे सामने फतेहपुर इसका उदाहरण कि वहां मकबरे पे क्या हुआ। ये जो भय का माहौल वहां बना है, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया। 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के साए। बुरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना में सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, होश का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका। ये कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है। लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए, अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूंगा क्या जाके वहां? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जी सच्चाई को छिपाने के लिए, वहां जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई थोड़ा ही भाई, कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज भी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे? फिर उस पर न्याय कैसे होगा? तो वहां जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहां जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म हो। वो जो वहां जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो एक अच्छे माहौल के रूप में, सौहार्दपूर्ण माहौल के रूप में उभरे। आज विजयदशमी है, कल जुमे की नमाज है। ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें लोगों को कुचला ना जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है बरेली में, और अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में इस तरह का जो है सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बहाल कराएं कि लोगों का ये भय खत्म हो और ये जो अन्याय हो रहा है ये खत्म। प्रशासन का कहना है कि अगर आप वहां जाते हैं तो माहौल खराब होने का वो है, और तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हुए, देखते हुए वो लोग आपको रोक रहे हैं। इस वजह से कारण ये भी हो सकता है। अमित भाई, घटना किस तारीख की? 26 तारीख। मैं नहीं था, मैं गया था 17 तारीख में। मेरे साथ हजारों लोग थे, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। तब तो हम लोग रैली करने गए थे, अपनी बात करने के लिए, प्रभु सम्मेलन में गए थे। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, और ऐसे समय में भी अगर आज कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जवाब कौन देगा? आज सब लोगों की निगाह बरेली की तरफ है। बरेली में जो अन्याय हो रहा है, हैदराबाद से मुझे फोन आए, महाराष्ट्र से मुझे फोन आए, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दर्द को, तकलीफ को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किए कि आपको जाना चाहिए। और मैं वहां जाता हूं जहां अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, जहां अन्याय सीमा को लांघ जाता है। तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोकिए ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है। तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है? तो ये मैं समझता हूं पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है, कल जब क्रॉस एफआईआर होंगी, लोग कानूनी रूप से लड़े रहेंगे, तो ये पुलिस के भाई फंस जाएंगे और सरकार एकदम जो है पल्ला झाड़ ले, कहेगी हमें पता ही नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया।
तो ये अन्याय रुके उसके लिए किसी मेरे जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि अन्याय बंद। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ओथ ली है कि देश के प्रत्येक आखिरी व्यक्ति के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनके पर अन्याय होगा, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ईमानदार आदमी हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह जिन लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। किसी और पे भी होगा उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। जो मौलाना मोहसिन रजा है, उनके कई संपत्ति पर बुलडोजर चला और जो अन्य लोग हैं उनकी जो संपत्तियां वो सीज की जा रही हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी को मारने के लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं लाठी चलाने की। आप उसकी जो आर्थिक रिसोर्स हैं, उसके जो आर्थिक साधन उनको तोड़ दो, उसके आय के जो साधन है उसको तोड़ दो। ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, कुछ लोगों को अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि हमने संपत्ति जब्त कराई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज वो अवैध है तो कल तक वो वैध कैसे था? फिर ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार क्या कर रही थी? पिछले 8 साल में क्यों नहीं देखा गया कि वो अवैध है? क्या लोगों ने जबरन कब्जे कर रखे हैं? लेकिन वो घटना के अगले दिन ही बाद अवैध कैसे हो जाता है? उसमें बुलडोजर कैसे चल जाता है? कौन से कोर्ट के आदेश चला? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी सरकार को। फिर भी ये सरकार जो है, क्योंकि ये रोटी नहीं देगी, ये रोजगार नहीं देगी, ये महंगाई खत्म नहीं करेगी, ये कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी, पुरानी पेंशन नहीं देगी, ये नई नियुक्तियां निकालेगी, ये पेपर लीक नहीं रोकेगी, ये आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवानों को जो है वेतन वृद्धि नहीं करेगी, ये पुलिस के भाइयों को जो है पुलिस रिफॉर्म नहीं लागू होने देगी। तो ये इन सब चीजों को टालने के लिए, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा है, तो ये वो व्यवस्था लागू है। इसलिए ये इस एजेंडे को मजबूती से वो करते हैं और ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं। अगर कोई अपराध करेगा उसको, लेकिन उसका आपके पास ऐसी रिपोर्ट तो जिसमें दिखाई दे कोई अपराध कर रहा है। क्या ये पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ है इसमें 82 लोग जेल चले गए? आज लोग घर से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ताले लग गए। और जो मैंने कल की पीसी में सुना था, जो आला हजरत की दरगाह से हुई, उसके बाद मेरे मन में और चिंता पैदा हुई कि अगर आज हम लोग चुप रहे तो फिर कल हम आंख नहीं मिला पाए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई है और उसको मैं लड़ूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब, गणित, विज्ञान ये सिखाने चाहिए, उनको आई लव मोहम्मद की तख्तियां देकर सड़कों पर निकाल दिया जाता है और फिर अराजकता करवाई जाती है। तो स्कूल कौन बंद कर रहा था मर्जीकरण के नाम पे? मदरसों पे बुलडोजर कौन चला रहा था? मदरसों के टीचरों की सैलरी कौन रोक रहा था? कौन है जिसको कपड़ों से अपराधियों का पता लग जाता है? कौन है जो 80-20 की बात करता है? मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, और पता नहीं उनको कौन लिख के देता, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सच ये है कि वो इस माहौल को बना कर रखना चाहते हैं और हम भाईचारे के माहौल को बना कर रखना चाहते हैं। मैं मानता अगर वो यही बयान फतेहपुर पे भी देते, जो मकबरा तोड़ने के लिए गए थे, उन पे भी, अपनी पार्टी के नेताओं पे भी कार्रवाई करते, मैं मानता। उनके घर पे भी बुलडोजर चलाते, हालांकि मैं बुलडोजर का समर्थक नहीं हूं, किसी घर पे नहीं चलना चाहिए, बहुत मुश्किल से घर बनता है, लेकिन मैं मानता अगर वो ये बयान देते कि उनको निकाल दिया धर्म के नाम पे। जब फूल बरसाते हो तब धर्म के नाम पे नहीं लोग निकलते हैं। सब समझ आता है जनता को, सब समझ आता है। अभी जिनको गुर्जर समाज के लोगों को मेरठ में जेल में बंद करवाया था, तब नहीं समझ आया था, वो क्यों निकले थे? उनपे तो आई लव मोहम्मद का टैग वो नहीं था, वो तो अपनी जो है अस्मिता को बचाने के लिए निकले थे, अपने मान सम्मान के, अपने गौरव को बचाने के लिए थे। तब क्या हुआ था? और जब ये हक वंचित 69 शिक्षक भर्ती के पिछले वर्ग के बच्चे निकले थे, जब उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे बेटे बेटियों के, तब कहां थे मुख्यमंत्री? जब 20,000 नौकरी में घोटाला कर ले तब कहां थे? जब पाल, प्रजापति, कश्यप, यादव, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर तमाम जो हैं, बिंद, केवट, मल्लारा, लुनिया, चौहान, जब इनके बच्चे जो हैं, विश्वकर्मा, सैन, जब इनको नौकरी मिल रही थी और नौकरी छीनने वाले मुख्यमंत्री वो बताएंगे? शर्म आनी चाहिए उनको। उनका ये भी कहना है यूपी में 2017 के बाद कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और किट बांटने वाली सरकार ये बात कहेगी? ईद पे जो किट बांटने के लिए बवाई लूट रही थी, वो मौलानाओं को बताएगी? और मौलानाओं का क्या इतिहास है नहीं पता उनको इस देश की आजादी में? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये शब्द इसलिए यूज किए जा रहे हैं कि वो माहौल बने जिस माहौल से उत्तर प्रदेश की सरकार को राजनीतिक फायदा।
इसीलिए वही शब्द बोलते हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा कभी रोजगार पे बोलते हो, कभी बेटियों के सम्मान पे बोलते हो, कभी न्याय पसंद भाईचारे बोलते हो, कभी सामाजिक न्याय पे बोलते हो, कभी गरीबों को जमीन देने के लिए बोलते हो? ये भाषण उनके चुनाव में आते हैं, और ये जो भाषण आज वो दे रहे हैं ये उनके परमानेंट 5 साल चलते हैं, जिससे कि वो प्रदेश में ऐसा अराजकता का माहौल बना रहे और उनको जो है पुलिस को आगे करके इस तरह कार्रवाई करने का मौका मिले, और फिर बाद में पुलिस के लोगों का जीवन बर्बाद हो तो हो, उसमें कभी मुख्यमंत्री सामने नहीं आएंगे, मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पे लगा रहे हैं, और फिर लाठीचार्ज हो रहा है, 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। हमारे सामने फतेहपुर इसका उदाहरण कि वहां मकबरे पे क्या हुआ। ये जो भय का माहौल वहां बना है, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया, 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के साए। बुरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना में सुबह अवैध होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, होश का चक्कर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका। ये कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए। अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूंगा क्या जाके वहां? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जी सच्चाई को छिपाने के लिए, वहां जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया? मेरी पुलिस से कोई लड़ाई थोड़ा ही भाई, कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज की बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे? तो उस पर न्याय कैसे होगा? तो वहां जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहां जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म हो, वो जो वहां जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो एक अच्छे माहौल के रूप में, सौहार्दपूर्ण माहौल के रूप में उभरे। आज विजयदशमी है, कल जुमे की नमाज है, ये जो माहौल बना हुआ है इसमें लोगों को कुचला ना जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है बरेली में, और अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में इस तरह का जो है सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बहाल कराएं, कि लोगों का ये भय खत्म हो और ये जो अन्याय हो रहा है ये खत्म। प्रशासन का कहना है कि अगर आप वहां जाते हैं तो माहौल खराब होने का वो है, और तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हुए, देखते हुए वो लोग आपको रोक रहे हैं, इस वजह से कारण ये हो सकता है। अमित भाई, घटना किस तारीख की? 26 तारीख। मैं नहीं था वहां, मैं गया था 17 तारीख में। मेरे साथ हजारों लोग थे, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। तब तो हम लोग रैली करने गए थे, अपनी बात करने के लिए, प्रभु सम्मेलन में गए थे। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, और ऐसे समय में भी अगर आज कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जवाब कौन देगा? आज सब लोगों की निगाह बरेली की तरफ है। बरेली में जो अन्याय हो रहा है, हैदराबाद से मुझे फोन आए, महाराष्ट्र से मुझे फोन आए, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दर्द को, तकलीफ को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किए कि आपको जाना चाहिए। और मैं वहां जाता हूं जहां अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, अन्याय सीमा को लांघ जाता है। तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोकिए ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है। तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है?
तो ये मैं समझता हूँ पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है, कल जब क्रॉस FIR होंगी, लोग कानूनी रूप से लड़ाई रहेंगे, तो ये पुलिस के भाई फंस जाएंगे और सरकार एकदम जो है पल्ला झाड़ ले कहेगी हमें पता ही नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये अन्याय रुके, उसके लिए किसी मेरे जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि अन्याय बंद। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ओथ ली है कि देश के प्रत्येक आखिरी व्यक्ति के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनके पर अन्याय होगा, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह जिन लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है, उनके साथ अन्याय हो रहा तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। किसी और पे भी होगा उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। जो मौलाना मोहसिन रजा है, उनके कहीं संपत्ति पर बुलडोजर चला और जो अन्य लोग हैं उनकी जो संपत्तियां सीज की जा रही हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी को मारने के लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं लाठी चलाने की। आप उसकी जो आर्थिक रिसोर्स हैं, उसके जो आर्थिक साधन उनको तोड़ दो, उसके आय के जो साधन है उसको तोड़ दो। ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, कुछ लोगों को अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि हमने संपत्ति जब्त कराई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज वो अवैध है तो कल तक वो वैध कैसे था? फिर ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार क्या कर रही थी? पिछले 8 साल में क्यों नहीं देखा गया कि वो वैध है? क्या लोगों ने जबरन कब्जे कर रखे हैं? लेकिन वो घटना के अगले दिन ही बाद अवैध कैसे हो जाता है? उसमें बुलडोजर कैसे चल जाता है? कौन से कोर्ट के आदेश चला? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी सरकार को। फिर भी ये सरकार जो है, क्योंकि ये रोटी नहीं देगी, ये रोजगार नहीं देगी, ये महंगाई खत्म नहीं करेगी, ये कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी, पुरानी पेंशन नहीं देगी, ये नई नियुक्तियां निकालेगी, ये पेपर लीक नहीं रोकेगी, ये आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, PRD के जवान, होमगार्ड के जवानों को जो है वेतन वृद्धि नहीं करेगी, ये पुलिस के भाइयों को जो है पुलिस रिफॉर्म नहीं लागू होने देगी। तो ये इन सब चीजों को टालने के लिए, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, DAP नहीं मिल रहा है, तो ये वो व्यवस्था लागू है। इसलिए ये इस एजेंडे को मजबूती से वो करते हैं और ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं। अगर कोई अपराध करेगा उसको, लेकिन उसका आपके पास ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें दिखाई दे कोई अपराध कर रहा है? क्या ये पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ है? इसमें 82 लोग जेल चले गए। आज लोग घर से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ताले लग गए। और जो मैंने कल की PC में सुना था, जो आला हजरत की दरगाह से हुई, उसके बाद मेरे मन में और चिंता पैदा हुई कि अगर आज हम लोग चुप रहे तो फिर कल हम आंख नहीं मिला पाए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई है और उसको मैं लड़ूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब, गणित, विज्ञान ये सिखाने चाहिए, उनको आई लव मोहम्मद की तख्तियां देकर सड़कों पर निकाल दिया जाता है और फिर अराजकता करवाई जाती है। तो स्कूल कौन बंद कर रहा था मर्जीकरण के नाम पे? मदरसों पे बुलडोजर कौन चला रहा था? मदरसों के टीचरों की सैलरी कौन रोक रहा था? कौन है जिसको कपड़ों से अपराधियों का पता लग जाता है? कौन है जो 80-20 की बात करता है? मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, पता नहीं उनको कौन लिख के देता, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सच ये है कि वो इस माहौल को बना के रखना चाहते हैं और हम भाईचारे के माहौल को बना के रखना चाहते हैं। मैं मानता अगर वो यही बयान फतेहपुर पे भी देते, जो मकबरा तोड़ने के लिए गए थे, उन पे भी, अपनी पार्टी के नेताओं पे भी कार्रवाई करते, मैं मानता। उनके घर पे भी बुलडोजर चलाते, हालांकि मैं बुलडोजर का समर्थक नहीं हूं, किसी घर पे नहीं चलना चाहिए, बहुत मुश्किल से घर बनता है, लेकिन मैं मानता अगर वो ये बयान देते कि उनको निकाल दिया धर्म के नाम पे। जब फूल बरसाते हो तब धर्म के नाम पे नहीं लोग निकलते हैं। सब समझ आता है जनता को, सब समझ आता है। अभी जिनको गुर्जर समाज के लोगों को मेरठ में जेल में बंद करवाया था, तब नहीं समझ आया था वो क्यों निकले थे। उनपे तो आई लव मोहम्मद का टैग वो नहीं था, वो तो अपनी जो है अस्मिता को बचाने के लिए निकले थे, अपने मान सम्मान के, अपने गौरव को बचाने के लिए थे। तब क्या हुआ था? और जब ये हक वंचित 49 शिक्षक भर्ती के पिछले वर्ग के बच्चे निकले थे, जब उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे बेटे बेटियों के, तब कहां थे मुख्यमंत्री? जब 20,000 नौकरियों में घोटाला कर ले तब कहां थे? जब पाल, प्रजापति, कश्यप, यादव, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर तमाम जो हैं, बिंद, केवट, मल्लारा, लुनिया, चौहान, जब इनके बच्चे जो हैं, विश्वकर्मा, सैन, जब इनको नौकरी मिल रही थी, और नौकरी छीनने वाले मुख्यमंत्री वो बताएंगे? शर्म आनी चाहिए उनको। उनका ये भी कहना है यूपी में 2017 के बाद कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और किट बांटने वाली सरकार ये बात कहेगी? ईद पे जो किट बांटने के लिए बवाई लूट रही थी, वो मौलानाओं को बताएगी? और मौलानाओं का क्या इतिहास है नहीं पता उनको इस देश की आजादी में?
मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये शब्द इसलिए यूज किए जा रहे हैं कि वो माहौल बने जिस माहौल से उत्तर प्रदेश की सरकार को राजनीतिक फायदा, इसीलिए वही शब्द बोलते हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा कभी रोजगार पे बोलते हो, कभी बेटियों के सम्मान पे बोलते हो, कभी न्याय पसंद भाईचारे बोलते हो, कभी सामाजिक न्याय पे बोलते हो, कभी गरीबों को जमीन देने के लिए बोलते हो। ये भाषण उनके चुनाव में आते हैं, और ये जो भाषण आज वो दे रहे हैं ये उनके परमानेंट 5 साल चलते हैं, जिससे कि प्रदेश में ऐसा अराजकता का माहौल बना रहे और उनको जो है पुलिस को आगे करके इस तरह कार्रवाई करने का मौका मिले, और फिर बाद में पुलिस के लोगों का जीवन बर्बाद हो तो हो, उसमें कभी मुख्यमंत्री सामने नहीं आएंगे, मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पे लगा रहे हैं, और फिर लाठीचार्ज हो रहा है, 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। हमारे सामने फतेहपुर उसका उदाहरण कि वहां मकबरे पे क्या हुआ। ये जो भय का माहौल वहां बना, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया, 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के सा है। बुरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना में सुबह अवैध होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, होश का चक्कर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए, अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूंगा क्या जाके वहां? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जी सच्चाई को छिपाने के लिए, वहां जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया है। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई थोड़ा ही भाई, कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे, फिर उस पर न्याय कैसे होगा? तो वहां जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहां जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म हो, वो जो वहां जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो एक अच्छे माहौल के रूप में, सौहार्दपूर्ण माहौल के रूप में उभरे। आज विजयदशमी है, कल जुमे की नमाज है, ये जो माहौल बना हुआ है इसमें लोगों को कुचला ना जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है बरेली में, और अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में इस तरह का जो है सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बहाल कराएं कि लोगों का ये भय खत्म हो और ये जो अन्याय हो रहा है ये खत्म। प्रशासन का कहना है कि अगर आप वहां जाते हैं तो माहौल खराब होने का वो है, और तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हुए, देखते हुए वो लोग आपको रोक रहे हैं, इस वजह से कारण ये भी हो सकता है। अमित भाई, घटना किस तारीख की? 26 तारीख। मैं नहीं था, मैं गया था 17 तारीख में। मेरे साथ हजारों लोग थे, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। तब तो हम लोग रैली करने गए थे, अपनी बात करने के लिए, प्रभु सम्मेलन में गए थे। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, और ऐसे समय में भी अगर आज कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जवाब कौन देगा? आज सब लोगों की निगाह बरेली की तरफ है। बरेली में जो अन्याय हो रहा है, हैदराबाद से मुझे फोन आए, महाराष्ट्र से मुझे फोन आए, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दर्द को, तकलीफ को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किए कि आपको जाना चाहिए। और मैं वहां जाता हूं जहां अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, अन्याय सीमा को लांघ जाता है। तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोकिए ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है।
तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है? तो ये मैं समझता हूं पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है, कल जब क्रॉस एफआईआर होंगी, लोग कानूनी रूप से लड़े रहेंगे, तो ये पुलिस के भाई फंस जाएंगे और सरकार एकदम जो है पल्ला झाड़ ले, कहेगी हमें पता ही नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये अन्याय रुके, उसके लिए किसी मेरे जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि अन्याय बंद। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ओथ ली है कि देश के प्रत्येक आखिरी व्यक्ति के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनके पर अन्याय होगा, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ईमानदार आदमी हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह जिन लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। किसी और पे भी होगा उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। जो मौलाना मोहसिन रजा है, उनके कहीं संपत्ति पर बुलडोजर चला और जो अन्य लोग हैं उनकी जो संपत्तियां वो सीज की जा रही हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी को मारने के लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं लाठी चलाने की। आप उसकी जो आर्थिक रिसोर्स हैं, उसके जो आर्थिक साधन उनको तोड़ दो, उसके आय के जो साधन है उसको तोड़ दो। ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, कुछ लोगों को अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि हमने संपत्ति जब्त कराई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज वो अवैध है तो कल तक वो अवैध कैसे था? फिर ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार क्या कर रही थी? पिछले 8 साल में क्यों नहीं देखा गया कि वो अवैध है? क्या लोगों ने जबरन कब्जे कर रखे हैं? लेकिन वो घटना के अगले दिन ही बाद अवैध कैसे हो जाता है? उसमें बुलडोजर कैसे चल जाता है? कौन से कोर्ट के आदेश चला? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी सरकार को। फिर भी ये सरकार जो है, क्योंकि ये रोटी नहीं देगी, ये रोजगार नहीं देगी, ये महंगाई खत्म नहीं करेगी, ये कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी, पुरानी पेंशन नहीं देगी, ये नई नियुक्तियां निकालेगी, ये पेपर लीक नहीं रोकेगी, ये आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवानों को जो है वेतन वृद्धि नहीं करेगी, ये पुलिस के भाइयों को जो है पुलिस रिफॉर्म नहीं लागू होने देगी। तो ये इन सब चीजों को टालने के लिए, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा है, तो ये वो व्यवस्था लागू है। इसलिए ये इस एजेंडे को मजबूती से वो करते हैं और ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं। अगर कोई अपराध करे उसको, लेकिन उसका आपके पास ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें दिखाई दे कोई अपराध कर रहा है? क्या ये पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ है इसमें 82 लोग जेल चले गए? आज लोग घर से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ताले लग गए। और जो मैंने कल की पीसी में सुना था, जो आला हजरत की दरगाह से हुई, उसके बाद मेरे मन में और चिंता पैदा हुई कि अगर आज हम लोग चुप रहे तो फिर कल हम आंख नहीं मिला पाए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई है और उसको मैं लड़ूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब, गणित, विज्ञान ये सिखाने चाहिए, उनको आइला मोहम्मद की तख्तियां देकर सड़कों पर निकाल दिया जाता है और फिर अराजकता करवाई जाती है। तो स्कूल कौन बंद कर रहा था मर्जीकरण के नाम पे? मदरसों पे बुलडोजर कौन चला रहा था? मदरसों पे टीचरों की सैलरी कौन रोक रहा था? कौन है जिसको कपड़ों से अपराधियों का पता लग जाता है? कौन है जो 80-20 की बात करता है? मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, पता नहीं उनको कौन लिख के देता, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सच ये है कि वो इस माहौल को बना कर रखना चाहते हैं और हम भाईचारे के माहौल को बना कर रखना चाहते हैं। मैं मानता अगर वो यही बयान फतेहपुर पे भी देते, जो मकबरा तोड़ने के लिए गए थे, उन पे भी अपनी पार्टी के नेताओं पे भी कार्रवाई करते, मैं मानता। उनके घर पे भी बुलडोजर चलाते, हालांकि मैं बुलडोजर का समर्थक नहीं हूं, किसी घर पे नहीं चलना चाहिए, बहुत मुश्किल से घर बनता है, लेकिन मैं मानता अगर वो ये बयान देते कि उनको निकाल दिया धर्म के नाम पे। जब फूल बरसाते हो तब धर्म के नाम पे नहीं लोग निकलते हैं। सब समझ आता है जनता को, सब समझ आता है। अभी जिनको गुर्जर समाज के लोगों को मेरठ में जेल में बंद करवाया था, तब नहीं समझ आया था वो क्यों निकले थे। उनपे तो आइला मोहम्मद का टैग वो नहीं था, वो तो अपनी जो है अस्मिता को बचाने के लिए निकले थे, अपने मान सम्मान के, अपने गौरव को बचाने के लिए थे। तब क्या हुआ था? और जब ये हक वंचित 69 शिक्षक भर्ती के पिछले वर्ग के बच्चे निकले थे, जब उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे बेटे बेटियों के, तब कहां थे मुख्यमंत्री? जब 20,000 नौकरी में घोटाला कर ले तब कहां थे? जब पाल, प्रजापति, कश्यप, यादव, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर तमाम जो हैं, बिंद, केवट, मल्लारा, लुनिया, चौहान, जब इनके बच्चे जो हैं विश्वकर्मा, सैन, जब इनको नौकरी मिल रही थी और नौकरी छीनने वाले मुख्यमंत्री वो बताएंगे? शर्म आनी चाहिए उनको। उनका ये भी कहना है यूपी में 2017 के बाद कोई कर्फ्यू नहीं लगा।
किट बांटने वाली सरकार ये बात कहेगी? ईद पे जो किट बांटने के लिए बवाई लूट रही थी वो मौलानाओं को बताएगी? और मौलानाओं का क्या इतिहास है नहीं पता उनको इस देश की आजादी में? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये शब्द इसलिए यूज किए जा रहे हैं कि वो माहौल बने जिस माहौल से उत्तर प्रदेश की सरकार को राजनीतिक फायदा हो। इसीलिए वही शब्द बोलते हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा कभी रोजगार पे बोलते हो? कभी बेटियों के सम्मान पे बोलते हो? कभी न्याय पसंद भाईचारे बोलते हो? कभी सामाजिक न्याय पे बोलते हो? कभी गरीबों को जमीन देने के लिए बोलते हो? ये भाषण उनके चुनाव में आते हैं, और ये जो भाषण आज वो दे रहे हैं ये उनके परमानेंट 5 साल चलते हैं, जिससे कि वो प्रदेश में ऐसा अराजकता का माहौल बना रहे और उनको जो है पुलिस को आगे करके इस तरह कार्रवाई करने का मौका मिले, और फिर बाद में पुलिस के लोगों का जीवन बर्बाद हो तो हो, उसमें कभी मुख्यमंत्री सामने नहीं आएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पे लगा रहे हैं, और फिर लाठीचार्ज हो रहा है, 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। हमारे सामने फतेहपुर उसका उदाहरण कि वहां मकबरे पे क्या हुआ। ये जो भय का माहौल वहां बना है, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया। 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के साए। बुरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना में सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, होश का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका। ये कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए, अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूंगा क्या जाके वहां? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जी सच्चाई को छिपाने के लिए, वहां जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई थोड़ा ही भाई, कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज भी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे? फिर उस पर न्याय कैसे होगा? तो वहां जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहां जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म हो। वो जो वहां जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो एक अच्छे माहौल के रूप में, सौहार्दपूर्ण माहौल के रूप में उभरे। आज विजयदशमी है, कल जुमे की नमाज है। ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें लोगों को कुचला ना जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है बरेली में, और अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में इस तरह का जो है सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बहाल कराएं, कि लोगों का ये भय खत्म हो और ये जो अन्याय हो रहा है ये खत्म। प्रशासन का कहना है कि अगर आप वहां जाते हैं तो माहौल खराब होने का वो है, और तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हुए, देखते हुए वो लोग आपको रोक रहे हैं, इस वजह से कारण ये भी हो सकता है। अमित भाई, घटना किस तारीख की? 26 तारीख। मैं नहीं था वहां, मैं गया था 17 तारीख में। मेरे साथ हजारों लोग थे, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। तब तो हम लोग रैली करने गए थे, अपनी बात करने के लिए, प्रभु सम्मेलन में गए थे। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, और ऐसे समय में भी अगर आज कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जवाब कौन देगा? आज सब लोगों की निगाह बरेली की तरफ है। बरेली में जो अन्याय हो रहा है, हैदराबाद से मुझे फोन आए, महाराष्ट्र से मुझे फोन आए, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दर्द को, तकलीफ को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किए कि आपको जाना चाहिए।
और मैं वहां जाता हूं जहां अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, अन्याय सीमा को लांघ जाता है। तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोकिए ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है। तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है? तो ये मैं समझता हूं पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है, कल जब क्रॉस एफआईआर होंगी, लोग कानूनी रूप से लड़ाई रहेंगे, तो ये पुलिस के भाई फंस जाएंगे और सरकार एकदम जो है पल्ला झाड़ ले, कहेगी हमें पता ही नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये अन्याय रुके, उसके लिए किसी मेरे जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि अन्याय बंद। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ओथ ली है कि देश के प्रत्येक आखिरी व्यक्ति के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनके पर अन्याय होगा, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ईमानदार आदमी हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह जिन लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। किसी और पे भी होगा उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। जो मौलाना मोहसिन रजा है, उनके कहीं संपत्ति पर बुलडोजर चला और जो अन्य लोग हैं उनकी जो संपत्तियां वो सीज की जा रही हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी को मारने के लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं लाठी चलाने की। आप उसकी जो आर्थिक रिसोर्स हैं, उसके जो आर्थिक साधन उनको तोड़ दो, उसके आय के जो साधन है उसको तोड़ दो। ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, कुछ लोगों को अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि हमने संपत्ति जब्त कराई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज वो अवैध है तो कल तक वो वैध कैसे था? फिर ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार क्या कर रही थी? पिछले 8 साल में क्यों नहीं देखा गया कि वो अवैध है? क्या लोगों ने जबरन कब्जे कर रखे हैं? लेकिन वो घटना के अगले दिन ही बाद अवैध कैसे हो जाता है? उसमें बुलडोजर कैसे चल जाता है? कौन से कोर्ट के आदेश चला? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी सरकार को। फिर भी ये सरकार जो है, क्योंकि ये रोटी नहीं देगी, ये रोजगार नहीं देगी, ये महंगाई खत्म नहीं करेगी, ये कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी, पुरानी पेंशन नहीं देगी, ये नई नियुक्तियां निकालेगी, ये पेपर लीक नहीं रोकेगी, ये आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवानों को जो है वेतन वृद्धि नहीं करेगी, ये पुलिस के भाइयों को जो है पुलिस रिफॉर्म नहीं लागू होने देगी। तो ये इन सब चीजों को टालने के लिए, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा है, तो ये वो व्यवस्था लागू है। इसलिए ये इस एजेंडे को मजबूती से वो करते हैं और ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं। अगर कोई अपराध करेगा उसको, लेकिन उसका आपके पास ऐसी रिपोर्ट तो जिसमें दिखाई दे कोई अपराध कर रहा है। क्या ये पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ है? इसमें 82 लोग जेल चले गए, आज लोग घर से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ताले लग गए। और जो मैंने कल की पीसी में सुना था, जो आला हजरत की दरगाह से हुई, उसके बाद मेरे मन में और चिंता पैदा हुई कि अगर आज हम लोग चुप रहे तो फिर कल हम आंख नहीं मिला पाए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई है और उसको मैं लड़ूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब, गणित, विज्ञान ये सिखाने चाहिए, उनको आई लव मोहम्मद की तख्तियां देकर सड़कों पर निकाल दिया जाता है और फिर अराजकता करवाई जाती है। तो स्कूल कौन बंद कर रहा था मर्जीकरण के नाम पे? मदरसों पे बुलडोजर कौन चला रहा था? मदरसों के टीचरों की सैलरी कौन रोक रहा था? कौन है जिसको कपड़ों से अपराधियों का पता लग जाता है? कौन है जो 80-20 की बात करता है? मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, पता नहीं उनको कौन लिख के देता, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सच ये है कि वो इस माहौल को बना के रखना चाहते हैं और हम भाईचारे के माहौल को बना के रखना चाहते हैं। मैं मानता अगर वो यही बयान फतेहपुर पे भी देते, जो मकबरा तोड़ने के लिए गए थे, उन पे भी अपनी पार्टी के नेताओं पे भी कार्रवाई करते, मैं मानता। उनके घर पे भी बुलडोजर चलाते, हालांकि मैं बुलडोजर का समर्थक नहीं हूं, किसी घर पे नहीं चलना चाहिए, बहुत मुश्किल से घर बनता है, लेकिन मैं मानता अगर वो ये बयान देते कि उनको निकाल दिया धर्म के नाम पे। जब फूल बरसाते हो तब धर्म के नाम पे नहीं लोग निकलते हैं। सब समझ आता है जनता को, सब समझ आता है। अभी जिनको गुर्जर समाज के लोगों को मेरठ में जेल में बंद करवाया था, तब नहीं समझ आया था वो क्यों निकले थे। उनपे तो आई लव मोहम्मद का टैग वो नहीं था, वो तो अपनी जो है अस्मिता को बचाने के लिए निकले थे, अपने मान सम्मान के, अपने गौरव को बचाने निकले थे। तब क्या हुआ था? और जब ये हक वंचित 49 शिक्षक भर्ती के पिछले वर्ग के बच्चे निकले थे, जब उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे बेटे बेटियों के, तब कहां थे मुख्यमंत्री? जब 20,000 नौकरी में घोटाला कर ले तब कहां थे? जब पाल, प्रजापति, कश्यप, यादव, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर तमाम जो हैं, बिंद, केवट, मल्लारा,
लुनिया चौहान, जब इनके बच्चे जो हैं विश्वकर्मा, सैन, जब इनको नौकरी मिल रही थी और नौकरी छीनने वाले मुख्यमंत्री वो बताएंगे? शर्म आनी चाहिए उनको। उनका ये भी कहना है यूपी में 2017 के बाद कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और किट बांटने वाली सरकार ये बात कहेगी? ईद पे जो किट बांटने के लिए वाहवाही लूट रही थी वो मौलानाओं को बताएगी? और मौलानाओं का क्या इतिहास है नहीं पता उनको इस देश की आजादी में? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये शब्द इसलिए यूज किए जा रहे हैं कि वो माहौल बने जिस माहौल से उत्तर प्रदेश की सरकार को राजनीतिक फायदा हो। इसीलिए वही शब्द बोलते हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा कभी रोजगार पे बोलते हो? कभी बेटियों के सम्मान पे बोलते हो? कभी न्याय पसंद भाईचारे बोलते हो? कभी सामाजिक न्याय पे बोलते हो? कभी गरीबों को जमीन देने के लिए बोलते हो? ये भाषण उनके चुनाव में आते हैं, और ये जो भाषण आज वो दे रहे हैं ये उनके परमानेंट 5 साल चलते हैं, जिससे कि वो प्रदेश में ऐसा अराजकता का माहौल बना रहे और उनको जो है पुलिस को आगे करके इस तरह कार्रवाई करने का मौका मिले, और फिर बाद में पुलिस के लोगों का जीवन बर्बाद हो तो हो, उसमें कभी मुख्यमंत्री सामने नहीं आएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पे लगा रहे, और फिर लाठीचार्ज हो रहा है, 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। हमारे सामने फतेहपुर इसका उदाहरण कि वहां मकबरे पे क्या हुआ। ये जो भय का माहौल वहां बना है, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया। 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के साए। बुरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना में सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, होश का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका। ये कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए। अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूंगा क्या जाके वहां? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जी सच्चाई को छिपाने के लिए, वहां जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई थोड़ा ही भाई, कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग लोगों की आवाज भी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे? फिर उस पर न्याय कैसे होगा? तो वहां जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहां जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म हो। वो जो वहां जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो एक अच्छे माहौल के रूप में, सौहार्दपूर्ण माहौल के रूप में उभरे। आज विजयदशमी है, कल जुमे की नमाज है। ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें लोगों को कुचला ना जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है बरेली में, और अधिकारियों के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में इस तरह का जो है सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बहाल कराएं, कि लोगों का ये भय खत्म हो और ये जो अन्याय हो रहा है ये खत्म। प्रशासन का कहना है कि अगर आप वहां जाते हैं तो माहौल खराब होने का वो है, और तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हुए, देखते हुए वो लोग आपको रोक रहे हैं, इस वजह से कारण ये भी हो सकता है। अमित भाई, घटना किस तारीख की? 26 तारीख। मैं नहीं था वहां, मैं गया था 17 तारीख में। मेरे साथ हजारों लोग थे, कोई माहौल नहीं बिगड़ा।
तब तो हम लोग रैली करने गए थे, अपनी बात करने के लिए, प्रभु सम्मेलन में गए थे। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, और ऐसे समय में भी अगर आज कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जवाब कौन देगा? आज सब लोगों की निगाह बरेली की तरफ है। बरेली में जो अन्याय हो रहा है, हैदराबाद से मुझे फोन आए, महाराष्ट्र से मुझे फोन आए, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं जो दर्द को, तकलीफ को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किए कि आपको जाना चाहिए। और मैं वहां जाता हूं जहां अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, अन्याय सीमा को लांघ जाता है। तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोकिए ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है। तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है? तो ये मैं समझता हूं पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है, कल जब क्रॉस एफआईआर होंगी, लोग कानूनी रूप से लड़ाई रहेंगे, तो ये पुलिस के भाई फंस जाएंगे और सरकार एकदम जो है पल्ला झाड़ ले, कहेगी हमें पता ही नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये अन्याय रुके, उसके लिए किसी मेरे जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि अन्याय बंद। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ओथ ली है कि देश के प्रत्येक आखिरी व्यक्ति के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनके पर अन्याय होगा, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ईमानदार आदमी हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह जिन लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। किसी और पे भी होगा उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। जो मौलाना मोहसिन रजा है, उनके कहीं संपत्ति पर बुलडोजर चला और जो अन्य लोग हैं उनकी जो संपत्तियां वो सीज की जा रही हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी को मारने के लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं लाठी चलाने की। आप उसकी जो आर्थिक रिसोर्स हैं, उसके जो आर्थिक साधन उनको तोड़ दो, उसके आय के जो साधन है उसको तोड़ दो। ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, कुछ लोगों को अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि हमने संपत्ति जब्त कराई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज वो अवैध है तो कल तक वो वैध कैसे था? फिर ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार क्या कर रही थी? पिछले 8 साल में क्यों नहीं देखा गया कि वो वैध है? क्या लोगों ने जबरन कब्जे कर रखे हैं? लेकिन वो घटना के अगले दिन ही बाद अवैध कैसे हो जाता है? उसमें बुलडोजर कैसे चल जाता है? कौन से कोर्ट के आदेश चला? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी सरकार को। फिर भी ये सरकार जो है, क्योंकि ये रोटी नहीं देगी, ये रोजगार नहीं देगी, ये महंगाई खत्म नहीं करेगी, ये कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी, पुरानी पेंशन नहीं देगी, ये नई नियुक्तियां निकालेगी, ये पेपर लीक नहीं रोकेगी, ये आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवानों को जो है वेतन वृद्धि नहीं करेगी, ये पुलिस के भाइयों को जो है पुलिस रिफॉर्म नहीं लागू होने देगी। तो ये इन सब चीजों को टालने के लिए, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा है, तो ये वो व्यवस्था लागू है। इसलिए ये इस एजेंडे को मजबूती से वो करते हैं और ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं। अगर कोई अपराध करेगा उसको, लेकिन उसका आपके पास ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें दिखाई दे कोई अपराध कर रहा है? क्या ये पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ है इसमें 82 लोग जेल चले गए? आज लोग घर से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ताले लग गए। और जो मैंने कल की पीसी में सुना था, जो आला हजरत की दरगाह से हुई, उसके बाद मेरे मन में और चिंता पैदा हुई कि अगर आज हम लोग चुप रहे तो फिर कल हम आंख नहीं मिला पाए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई है और उसको मैं लड़ूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब, गणित, विज्ञान ये सिखाने चाहिए, उनको आइल ऑफ मोहम्मद की तख्तियां देकर सड़कों पर निकाल दिया जाता है और फिर अराजकता करवाई जाती है। तो स्कूल कौन बंद कर रहा था मर्जीकरण के नाम पे? मदरसों पे बुलडोजर कौन चला रहा था? मदरसों पे टीचरों की सैलरी कौन रोक रहा था? कौन है जिसको कपड़ों से अपराधियों का पता लग जाता है? कौन है जो 80-20 की बात करता है? मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, पता नहीं उनको कौन लिख के देता, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सच ये है कि वो इस माहौल को बना कर रखना चाहते हैं और हम भाईचारे के माहौल को बना कर रखना चाहते हैं। मैं मानता अगर वो यही बयान फतेहपुर पे भी देते, जो मकबरा तोड़ने के लिए गए थे, उन पे भी अपनी पार्टी के नेताओं पे भी कार्रवाई करते, मैं मानता। उनके घर पे भी बुलडोजर चलाते, हालांकि मैं बुलडोजर का समर्थक नहीं हूं, किसी घर पे नहीं चलना चाहिए, बहुत मुश्किल से घर बनता है, लेकिन मैं मानता अगर वो ये बयान देते कि उनको निकाल दिया धर्म के नाम पे। जब फूल बरसाते हो तब धर्म के नाम पे नहीं लोग निकलते हैं। सब समझ आता है जनता को, सब समझ आता है। अभी जिनको गुर्जर समाज के लोगों को मेरठ में जेल में बंद करवाया था, तब नहीं समझ आया था, वो क्यों निकले थे? उनपे तो आइल ऑफ मोहम्मद का टैग वो नहीं था,
वो तो अपनी जो है अस्मिता को बचाने के लिए निकले थे, अपने मान सम्मान के, अपने गौरव को बचाने के लिए थे। तब क्या हुआ था? और जब ये हक वंचित 69 शिक्षक भर्ती के पिछले वर्ग के बच्चे निकले थे, जब उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे बेटे बेटियों के, तब कहां थे मुख्यमंत्री? जब 20,000 नौकरी में घोटाला कर लिया तब कहां थे? जब पाल, प्रजापति, कश्यप, यादव, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर तमाम जो हैं, बिंद, केवट, मल्लारा, लुनिया, चौहान, जब इनके बच्चे जो हैं विश्वकर्मा, सैन, जब इनको नौकरी मिल रही थी और नौकरी छीनने वाले मुख्यमंत्री वो बताएंगे? शर्म आनी चाहिए उनको। उनका ये भी कहना है यूपी में 2017 के बाद कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और किट बांटने वाली सरकार ये बात कहेगी? ईद पे जो किट बांटने के लिए बवाई लूट रही थी वो मौलानाओं को बताएगी? और मौलानाओं का क्या इतिहास है नहीं पता उनको इस देश की आजादी में? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये शब्द इसलिए यूज किए जा रहे हैं कि वो माहौल बने जिस माहौल से उत्तर प्रदेश की सरकार को राजनीतिक फायदा। इसीलिए वही शब्द बोलते हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा कभी रोजगार पे बोलते हो? कभी बेटियों के सम्मान पे बोलते हो? कभी न्याय पसंद भाईचारे बोलते हो? कभी सामाजिक न्याय पे बोलते हो? कभी गरीबों को जमीन देने के लिए बोलते हो? ये भाषण उनके चुनाव में आते हैं, और ये जो भाषण आज वो दे रहे हैं ये उनके परमानेंट 5 साल चलते हैं, जिससे कि प्रदेश में ऐसा अराजकता का माहौल बना रहे और उनको जो है पुलिस को आगे करके इस तरह कार्रवाई करने का मौका मिले, और फिर बाद में पुलिस के लोगों का जीवन बर्बाद हो तो हो, उसमें कभी मुख्यमंत्री सामने नहीं आएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पे लगा रहे, और फिर लाठीचार्ज हो रहा है, 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा। जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। हमारे सामने फतेहपुर इसका उदाहरण कि वहां मकबरे पे क्या हुआ। ये जो भय का माहौल वहां बना है, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया। 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के साए। बुरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना में सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, होश का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका। ये कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए। अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूंगा क्या जाके वहां? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जी सच्चाई को छिपाने के लिए, वहां जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई थोड़ा ही भाई, कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज भी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे? फिर उस पर न्याय कैसे होगा? तो वहां जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहां जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म हो। वो जो वहां जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो एक अच्छे माहौल के रूप में, सौहार्दपूर्ण माहौल के रूप में उभरे। आज विजयदशमी है, कल जुमे की नमाज है। ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें लोगों को कुचला ना जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है बरेली में, और अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में इस तरह का जो है सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बहाल कराएं कि लोगों का ये भय खत्म हो और ये जो अन्याय हो रहा है ये खत्म। प्रशासन का कहना है कि अगर आप वहां जाते हैं तो माहौल खराब होने का वो है, और तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हुए, देखते हुए वो लोग आपको रोक रहे हैं, इस वजह से कारण ये भी हो सकता है। अमित भाई, घटना किस तारीख की? 26 तारीख।
मैं नहीं था वहां। मैं गया था 17 तारीख में, मेरे साथ हजारों लोग थे, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। तब तो हम लोग रैली करने गए थे, अपनी बात करने के लिए, प्रभु सम्मेलन में गए थे। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, और ऐसे समय में भी अगर आज कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जवाब कौन देगा? आज सब लोगों की निगाह बरेली की तरफ है। बरेली में जो अन्याय हो रहा है, हैदराबाद से मुझे फोन आए, महाराष्ट्र से मुझे फोन आए, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दर्द को तकलीफ को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किए कि आपको जाना चाहिए। और मैं वहां जाता हूं जहां अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, अन्याय सीमा को लांघ जाता है। तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोकिए ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है। तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है? तो ये मैं समझता हूं पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है, कल जब क्रॉस एफआईआर होंगी, लोग कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे, तो ये पुलिस के भाई फंस जाएंगे और सरकार एकदम जो है पल्ला झाड़ ले, कहेगी हमें पता ही नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये अन्याय रुके, उसके लिए किसी मेरे जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि अन्याय बंद। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ओथ ली है कि देश के प्रत्येक आखिरी व्यक्ति के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनके पर अन्याय होगा, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ईमानदार आदमी हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह जिन लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। किसी और पे भी होगा उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। जो मौलाना मोहसिन रजा है, उनके संपत्ति को बुलडोजर चला, और जो अन्य लोग हैं उनकी जो संपत्तियां सीज की जा रही हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी को मारने के लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं लाठी चलाने की। आप उसकी जो आर्थिक रिसोर्स हैं, उसके जो आर्थिक साधन उनको तोड़ दो, उसके आय के जो साधन है उसको तोड़ दो। ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, कुछ लोगों को, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि हमने संपत्ति जब्त कराई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज वो अवैध है तो कल तक वो अवैध कैसे था?